Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. स्टूडेंट, आज हम टाइम एंड टेंस की जो हमारी सीरीज़ चली हुई है उसका 7.2 पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। 7.1 पार्ट में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए थे। अब क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेंस है, इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तरह के सेंटेंस तो सिंपल होते हैं, दूसरे तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है। तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, 7.1 और 7.2। तो आज हम 7.2 में देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस पार्ट में होंगे। साथ ही साथ इस टेंस में, इस पार्ट में डिफरेंस क्या है पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट टेंस में, और साथ ही साथ इसमें इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ये दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले सबसे देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, यदि सेंटेंस सिंपल है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेड आता है और हेड के बाद सीधा हम क्या लगा देते हैं, नोट, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप। कभी कभी यहाँ नोट के साथ साथ नेवर भी आ सकता है और नेवर बिफोर वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं। नेवर बिफोर वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, नेवर बिफोर वाले सेंटेंसेस में नेवर और बिफोर दोनों का प्रयोग होता है। बिफोर जैसे अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था, बिफोर सेंटेंस के लास्ट में और नेवर हेड के बाद में। तो इस तरह के सेंटेंस यदि सेंटेंस में एक ही कार्य का होना, जैसे वह अपना मकान नहीं बेच चुका था। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके साथ हैड, नोट, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, हिज हाउस। इस तरह से हम, यदि नेवर बिफोर वाला सेंटेंस होगा तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, मैंने पहले कभी इतना भयानक दृश्य नहीं देखा था। तो इस तरह का सेंटेंस यदि है तो उसमें नेवर बिफोर का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हैड नेवर सीन सच ए ड्रीडफुल साइट और बिफोर। यहाँ मैंने बस पहले बताया नेवर बिफोर को आप एक साथ भी लिख सकते हैं। आई हैड नेवर बिफोर सीन सच आता है इसमें, इस सेंटेंसेस में एडजेक्टिव दिए होते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में, और जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले इतना, इतनी, इतने, ऐसा, ऐसी। तो ऐसा, ऐसी, इतना, इतनी, इतने यदि दिए हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सच का प्रयोग करते हैं। और सच के बाद जब एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले हम ए और एन का भी यूज़ करते हैं जैसी आवश्यकता होती है। तो आई हैड नेवर सीन सच ए ड्रेडफुल साइट बिफोर, या ये भी हो सकता है आई हैड नेवर बिफोर सीन सच ए ड्रेडफुल साइट, फिर साइट यहाँ। तो बिफोर को हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। बिफोर को हम सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं और बिफोर को हम नेवर के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये हुआ आपका यदि एक ही कार्य का होना पाया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि दो कार्यों का होना पाया जाता है यानी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है, दो सेंटेंसेस दिए होते हैं और वो उनमें एक पहले समाप्त होता है और दूसरा बाद में समाप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंस पहले लिखा जाता है उसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। और उसमें भी कंडीशन ये होती है कि यदि बिफोर से जुड़े हैं तो पहले समाप्त होने वाला लिखा जाएगा, और यदि वो आफ्टर से जुड़े तो बाद में समाप्त होने वाला लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी सेंटेंस पहले लिखा जाता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में, जो पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में बनाते हैं। यहाँ क्या है कि जो कार्य पहले लिखा जाएगा उस कार्य को हम नेगेटिव बनाते हैं। जैसे बिफोर वाले में पहले कौन लिखा जाता है, जो पहले समाप्त होता है। आफ्टर वाले में कौन लिखा जाता है, जो बाद में समाप्त हो जाता है।
तो दोनों कंडीशन में हम जो सेंटेंस पहले लिखा जाएगा उसको हम नेगेटिव बनाएंगे। अब देखिए, यदि दोनों के बीच में बिफोर दिया हो तो बिफोर वाली कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगी, सब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट और नेवर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट एंड देन फुल स्टॉप। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लोज। और ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस वो है जिसका कार्य पहले समाप्त हुआ है, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य है। और बिफोर से जुड़े हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज, और बाद में समाप्त। तो स्टूडेंट्स, यदि दोनों सेंटेंस बिफोर से जुड़े हैं, यानी हिंदी में पहले या पूर्व से जुड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पहले लिखते हैं, उसको प्रिंसिपल क्लोज बनाते हैं और उसी को नेगेटिव बनाते हैं। और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसे सिंपल पास्ट में बनाते हैं, उसे बाद में लिखते हैं और उसको नेगेटिव नहीं बनाते। किसी भी कंडीशन में हम दोनों सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना सकते। नेगेटिव जो पहले लिखा जाएगा उसी को बनाते हैं। तो चूंकि पहला जो समाप्त होता है उसमें हेड लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसी फॉर्मेशन पर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। जो बाद वाला सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में होगा। देखिए, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी ने दवा नहीं ली थी। डॉक्टर के आने से पहले रोगी ने दवा नहीं ली थी। अब इसमें दो काम है, एक तो है डॉक्टर का आना और दूसरा रोगी का दवा लेना। पहले कौन सा, रोगी ने दवा नहीं ली थी, किससे पहले, डॉक्टर। तो वो कार्य पहले होने की है, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट had not taken medicine before the doctor came। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्य पहले लिखा है हमने उसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। तो ये दोनों कार्य बिफोर से जुड़े होते हैं, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पहले लिखा जाता है, उसी को नेगेटिव बनाते हैं। अब देखते हैं यदि दोनों के बीच में बिफोर की बजाय आफ्टर आया हो, यानी पश्चात हिंदी में दिया हो या बाद दिया हो। तो यदि पश्चात या बाद दिया होता है तो उस कंडीशन में हमने परसों डिस्कस किया था पिछली इससे लेक्चर में 7.1 में, कि जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पहले लिखा जाता है यदि दोनों सेंटेंसेस बाद या पश्चात या आफ्टर से जुड़े होते हैं। और जो बाद में समाप्त होता है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम किसका यूज़ करते हैं, डिड नॉट, और डिड नॉट आते ही क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप। अब देखें यदि हम ये प्रिंसिपल क्लोज होगी अब, और ये प्रिंसिपल क्लोज क्योंकि बाद में समाप्त होने वाला कार्य है। पहले क्यों लिखा गया है, पहले इसलिए लिखा गया है क्योंकि दोनों सेंटेंसेस किससे जुड़े हैं, आफ्टर से जुड़े हैं। और ये आपकी होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, और इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है, जिस सेंटेंसेस का कार्य पहले समाप्त होता है। तो जिनका पहले समाप्त होता है कार्य उसको हम सेंटेंस को बाद में लिखते हैं, और जिसका बाद में समाप्त होता है उसको पहले लिखते हैं। किस कंडीशन में, यदि दोनों सेंटेंसेस किससे बाद या पश्चात से जुड़े होते हैं। तो अब हम इसमें डिड नोट लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखते हैं। खाना खाने के पश्चात दादी ने
दवा नहीं ली थी। अब देखिए, एक तो कार्य इसमें ही है खाना खाना, और दूसरा क्या है, दवा लेना। अब दवा नहीं ली थी, इसका मतलब पहले कौन सा काम हुआ, खाना खाने का पहले हुआ और दवा लेने का बाद में। तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर डिड नॉट टेक मेडिसिन आफ्टर शी हैड eaten the food। तो grandmother did not take, did not के साथ take, did not take medicine after she had eaten the food। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेज में जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पहले लिखा जाता है और उसी को नेगेटिव बनाया जाता है। तो ये इस तरह से सेंटेंसेज आपके हुए नेगेटिव। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों तरह के, टैग टाइप, वाई टाइप क्वेश्चन। वाई टाइप क्वेश्चन वे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछने के लिए किसी इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है, और जो टैग टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें किसी इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि हम देखें तो शुरू में हम देखते हैं वाई टाइप क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे शुरू में इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, जरूरी हो नोट और नेवर, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये फॉर्मेशन तब होगी जब सेंटेंस में सिर्फ एक ही कार्य का होना पाया जाता है। यदि सेंटेंस में एक ही कार्य का होना पाया जाता है तो हम इस फॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं, और यदि सेंटेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ बिफोर प्लस सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो यदि दो कार्य हों तो फिर इस तरह से जुड़ जाएगा, यदि उनके बीच में बिफोर दिया हो तो। देखिए जैसे मोहन के आने से पहले सोहन कहाँ चला गया था। अब इसमें दो कार्य हैं, एक तो मोहन का आना और दूसरा सोहन का जाना। पहले कौन सा समाप्त हुआ है, सोहन कहाँ चला गया था, तो इसी को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है ये, यदि ये वर्ड ना हो तो सोहन चला गया था, तो फिर तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। तो यही वर्ड वो है जिसके कारण ये सेंटेंस क्वेश्चन बना, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव वर्ड कहते हैं या इसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड सोहन गोन बिफोर मोहन केम। क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा। ये सिचुएशन तब है जब सेंटेंस में दो कार्य दिए हों और दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हों, बिफोर से, हिंदी में पूर्व या पहले से जुड़े हों, तो ये सिचुएशन होती है, ये कंडीशन होती है। जो पहले समाप्त होने वाला कार्य है उसको पहले लिखा गया है, जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य है उसे बाद में लिखा गया है। जो पहले समाप्त होने वाला कार्य है उसको पहले लिखा गया, जो सेंटेंस पहले लिखा जाता है उसी को हम इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं। जो बाद में लिखा जाता है उसको हम ऐसे ही अनटच छोड़ देते हैं, उसमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन, ये फॉर्मेशन तब होगी जब दोनों कार्य बिफोर से जुड़े। और यदि सेंटेंस में एक ही कार्य है तब तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है, उसने नई कार कब खरीद ली थी। अब यदि ये एक ही कार्य है तो क्या हो जाएगा, व्हेन हैड ही बॉट अ न्यू कार। जब एक ही कार्य दिया होगा तो उसमें हम क्या लगाते हैं,
उसमें हम इस तरह से बना देते हैं, यही इंटरोगेशन आ जाएगा। 2 कार्य होंगे तो बिफोर लगा करके जुड़ जाएगा। तो ये तब हुआ जब सेंटेंस में क्या दिया हो, बिफोर दिया हो। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस में बिफोर के बजाय क्या दिया हो, बाद दिया हो, पश्चात दिया हो, आफ्टर दिया हो हिंदी में, तो फॉर्मेशन बदल जाएगी। फॉर्मेशन कैसे बदल जाएगी? अब चूँकि हम क्या लिखते हैं, जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य है उसको पहले लिखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ सेंटेंस ख़त्म नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा इसके बाद, यदि आफ्टर सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लोज है ऐसी कंडीशन में। यदि कार्य देखा जाए तो कौन सा है, बाद में समाप्त होने वाला। ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है, पहले समाप्त होने वाला कार्य है। तो पहले समाप्त होने वाला कार्य बाद में लिखा जाएगा और बाद में समाप्त होने वाला कार्य पहले लिखा जाएगा। यदि दोनों के बीच में आफ्टर आया है, यानी बाद या पश्चात आया, तो ऐसी कंडीशन में हम इसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे जो पहले लिखा जाएगा। और जो पहले लिखा गया उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, नोट, नेवर। यदि वो नेगेटिव भी हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट, बीच में फिर आफ्टर आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट। ये इस तरीके से चलेगा। इसी तरह से देखो, जैसे स्नान करने के बाद वह मंदिर क्यों नहीं गई थी, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक तो एक स्नान करने के बाद और मंदिर नहीं, तो पहले कौन सा हुआ, पहले मंदिर क्यों नहीं गई थी, और बाद में स्नान करने के बाद, तो यानी स्नान पहले किया, मंदिर बाद में, तो वाई डिड शी नॉट गो टू टेम्पल आफ्टर शी हैड बात। तो वाई डिड शी नॉट गो टू टेम्पल, ये बाद में समाप्त हुआ, हमने पहले लिखा, इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाया। आफ्टर के बाद शी हैड बात, शी हैड बात, स्नान करना। अब देखिए जो कार्य बाद जो पहले समाप्त हुआ उसको हमने पहले बाद में लिखा है, और जो बाद में लिखा उसको हम टच नहीं करते। जो पहले लिखा जाएगा उसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, उसी को हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी में यदि हम टैग टाइप हो तो सेम कंडीशन उसकी हो जाएगी। टैग टाइप में सिर्फ क्या होगा, इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होगा। तो उस कंडीशन में यदि हम देखें और दोनों सेंटेंसेस यदि सिंपल है तो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में हो जाएगा हैड, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव हो तो नोट और नेवर, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट। यदि यही ख़त्म है तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा, यदि एक ही कार्य का सेंटेंस में होना पाया जाता है। यदि 2 कार्यों का होना पाया जाता है तो फिर यहाँ आ जाएगा आपका बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। दोनों किससे जुड़े हो, बिफोर से जुड़े हो। तो उस कंडीशन में ये कौन सा कार्य है, जो पहले समाप्त हुआ है, तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल क्लोज। क्यों प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा गया है। और ये क्या होगी, ये होगी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में, प्रिंसिपल क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में, यदि दोनों के बीच में बिफोर आया हो। क्या हो जाएगा, जैसे क्या सोने से पहले अनु ने दवा नहीं ली थी। अब देखिए इसमें क्या है,
क्या सोने से पहले, एक तो ये और एक ये, 2 कार्य हैं। तो दवा लेने का पहले और सोने का बाद में। तो जो पहले समाप्त हुआ उसी को पहले लिखेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, हैड अनु नोट टेकन मेडिसिन बिफोर शी सेलेक्ट। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखेंगे, यदि सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो और उस नाउन के रूप में दिया हो, जैसे यहाँ नाउन है, नाम है किसी व्यक्ति का, और दूसरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट सेम हो, तो पहले में हम नाउन का यूज़ करते हैं और बाद में उसी नाउन के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपका ये हुआ। स्टूडेंट्स यदि यही सेंटेंस इसी सेंटेंस में क्या हो, बाद या पश्चात दिया हो, तो बाद या पश्चात होने पर फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ डिड का यूज, फिर डिड यूज़ करेंगे हम, और डिड के साथ क्या हो जाएगी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड प्लस वर्ब की डिड सब्जेक्ट नोट नेवर फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट, और यहाँ हो जाएगा आपका आफ्टर। तो आफ्टर और सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो अब की बार क्या करेंगे, बाद में समाप्त होने वाले कार्यों को बाद में लिखेंगे और पहले लिखेंगे, पहले समाप्त होने वाले को बाद में लिखेंगे। जो बाद में समाप्त होने वाला जो शुरू में लिखा गया उसी को हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या बाजार जाने के बाद उसने आपको फ़ोन किया था। तो क्या हो जाएगा, डिड ही कॉल यू आफ्टर ही हैड गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से हम बनाएंगे। इसमें हम डिड ही कॉल, देखिए इसमें क्या है, बाज़ार जाना और फ़ोन करना। बाज़ार पहले गया और फ़ोन करने की बात बाद में आई, तो बाद वाले कार्य को हमने पहले लिखा, डिड ही कॉल यू, क्या उसने आपको फ़ोन किया था। आफ्टर ही हैड गॉन मार्केट, बाज़ार जाने के बाद। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन से चूँकि हम दोनों को ना तो नेगेटिव बना सकते हैं दोनों क्लोज को, ना ही हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि किस क्लोज को हमने क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है स्टूडेंट्स। अब यदि हम देखें तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे और इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, जहाँ डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस चूँकि पास्ट परफेक्ट काम का पूरा हो जाना होता है और पास्ट इंडेफिनिट कार्य का अनिश्चित रूप से होना या ना हो। तो इसमें क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे और इसमें डिफरेंस क्या है। यदि 2 कार्य दिए हों या तो 2 कार्य दिए हो, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरा कार्य अंडरस्टूड हो। दूसरा कार्य दिया ना हो लेकिन अंडरस्टूड हो, तो हम किसे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यदि एक कार्य दिया हो पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। एक कार्य दिया होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में, 2 कार्य दिए होते हैं तो पास्ट परफेक्ट में। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका भी यही रूल है कि यदि 2 कार्य नहीं दिए सेंटेंस में या दूसरा कार्य अंडरस्टूड है, दिया नहीं हो, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, ऑलरेडी का मतलब किसी दूसरे कार्य से पहले, तो अंडरस्टूड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ये है, वह पहले ही मुझे आमंत्रित कर चुका था। अब देखिए इसमें जो पहले ही दिया है तो इसका मतलब क्या है, दूसरे कार्य से पहले अंडरस्टूड ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, ही हैड ऑलरेडी इनवाइटेड मी। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ही हैड इनवाइटेड मी ऑलरेडी। तो ऑलरेडी एडवर्ब है, इसको हम बाद में भी रख सकते हैं और हैड के तुरंत बाद भी हम रख सकते हैं।
दूसरा यदि सिंपल ये दिया हो, वह मुझे, या सीधा ये हो उसने मुझे आमंत्रित किया, उसने मुझे आमंत्रित किया। अब ध्यान दीजिए, इसमें दूसरा, ना तो दूसरा वर्क है और ना ही दूसरा कार्य अंडरस्टूड है। तो ना तो अंडरस्टूड है और ना ही इसमें दिया हुआ है, तो तब हम क्या बनाएंगे, ही इनवाइटेड मी। ही इनवाइटेड मी, इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे क्योंकि इसमें ना तो दूसरा कार्य दिया हुआ है और ना ही दूसरा कार्य अंडरस्टूड है। तो ये ध्यान रखेंगे हम, दोनों सेंटेंसेस, दोनों टेंस का यूज़ हम जो करते हैं, पास्ट परफेक्ट में कार्य का पूरा समाप्त होना पाया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में कार्य का पास्ट में होना पाया जाता है अनिश्चित रूप से। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यदि दो कार्य दिए हैं या दूसरा कार्य अंडरस्टूड है तो हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, और यदि एक ही कार्य का होना पाया जाता है पास्ट में, तब हम उसको पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, कोई जहाँ दो कार्य दिए होते हैं वहीं हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। जहाँ सिंपल एक कार्य दिया होता है हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं दो चीज़ें दिखाता हूँ, दो सेंटेंस देता हूँ आपको। एक सेंटेंस ये है, ही हैड सेटल्ड अब्रोड before his father died. अब he had settled abroad before his father died, ये सेंटेंस है, इस तरह से बनेगा। अब इसमें क्या हो गया, यदि इस तरह से सेंटेंस दिया तो इसमें नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि जो पहले समाप्त हुआ कार्य वो पास्ट परफेक्ट में बना है, जो बाद में समाप्त हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में बना। लेकिन यदि इस कंडीशन में ये कार्य हैड ना लगा हो, इसमें ये भी पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो, सिंपल पास्ट में दिया हो, तो फिर आपकी मिस्टेक हो जाएगी। यदि इसी सेंटेंस को ऐसे दे दिया जाए, ही सेटल्ड अब्रोड बिफोर his father died, इस कंडीशन में आपकी यहाँ मिस्टेक है क्योंकि दोनों कार्य पास्ट इंडेफिनिट में दिए हैं। his father died, he settled abroad, ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। चूँकि बिफोर से जुड़े हैं तो जो पहला समाप्त होने वाला कार्य है वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, जो पहले लिखा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। इसी तरह के सेंटेंस को यदि वो इम्प्रूवमेंट से पूछता है, तो यदि इम्प्रूवमेंट के लिए पूछता है तो वो अंडरलाइन करके इसको छोड़ देता है और अंडरलाइन करके कहता है कि देखो इसमें कोई मिस्टेक है, उनको इन चार ऑप्शन में से आप किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। पहला ऑप्शन क्या दे दिया उसने, ही हैज़ सेटल्ड। दूसरा क्या दे दिया, ही सेटल्स। तीसरा क्या दे दिया, ही हैड सेटल्ड। और चौथे में दे दिया नो इम्प्रूवमेंट। तो अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इसमें दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाता, तो जो पहले समाप्त है वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, थर्ड। यानी थर्ड, इसको अंडरलाइन की बजाय यदि हम ही हैड सेटल्ड लिख दें, ही सेटल्ड की बजाय यदि हम ही हैड सेटल्ड लिख दें तो हमारा जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। तो ये तो हुआ जब दो कार्य दिए हों। इसी तरह से यदि यही सेंटेंस इस तरह से दे दिया जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, ही हैड सेटल्ड अब्रोड टू ईयर्स एगो। अब देखिए, ही हैड सेटल्ड अब्रोड 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले वो विदेश बस गया था। अब इसमें दूसरा कार्य ना तो दिया है और ना ही दूसरा कार्य अंडरस्टूड है, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, ए। यहाँ मिस्टेक क्या है कि जब चूंकि इसमें एक ही कार्य का होना दिया हुआ है
तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा। तो सही क्या होगा? सही क्या होगा? ही सेटल्ड। सही क्या होगा? ही सेटल्ड अब्रोड। और इसी को यदि मान लीजिए वो क्या करके दे दे, अंडरलाइन करके दे दे कि इम्प्रूव करके दिखाइए, तो इस कंडीशन में फिर आपके ऑप्शन हो जाएंगे ही सेटल्ड, दूसरा ही सेटल्स, तीसरा ही हैज़ सेटल्ड, और चौथा आपका नो इम्प्रूवमेंट। चूँकि कार्य कितने हैं? एक ही कार्य है, एक ही कार्य है, और वो दो साल पहले हुआ, 2 ईयर्स एगो, तो सिंपल पास्ट में बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। यानी ही हैड सेटल्ड के बजाय हमें क्या करना है? ही सेटल्ड करना है। तो ये स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस है कि हम कहाँ इसका यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, और कहाँ हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट 7.2 आपका टाइम एंड टेंस का ख़त्म हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस आपका ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। मेरी जो ये टाइम एंड टेंस वाली सीरीज़ है ये कंप्लीट टेंस ख़त्म होने के बाद ही होगी। तो प्लीज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी शेयर करोगे उतने ही आपके फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।